हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, घटना चक्र की सीरीज़ देख रहे थे जो न्यू एडिशन आया है, जिसमें 1998 से 2022 तक के जितने भी बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो भी इतिहास, पॉलिटी या ज्योग्राफी यानी कि जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों का समावेशन है इसमें। तो दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास ख़त्म कर लिया है, एंशियंट हिस्ट्री 3-4 वीडियो बनाई हैं, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। तो आज हमारा स्टार्ट होगा मध्यकालीन इतिहास, और आज हम मध्यकालीन इतिहास की मैराथन क्लास रखेंगे, जिसमें हम टोटल मध्यकालीन इतिहास को करेंगे। 1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास रहेगी आपकी, इसमें आपका मध्यकालीन इतिहास पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपकी क्वेरी रहती है वो हमें आप कमेंट कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, या ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया, या ऑप्शन डी बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। यह ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। किसने? कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था, निशापुर के काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। गजनी में किसने खरीदा उसे? गौरी ने। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर वह शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 2006 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी सुल्तान की उपाधि धारण ना करने वाला शासक कौन था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। किस किस से? मलिक से और सिपह सालार पदवी से खुद को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी लखनऊ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? ये तो सभी को पता है, सभी ने पढ़ा है। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ने आगे क्या दे रखा है इसमें? आगे भी दे रखा है अभी। ऐबक साहित्य से अनुराग था ऐबक को, और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तथा पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन जो आपका यही है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया? पूरा इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए ताजुद्दीन यलदौज को, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, ऑप्शन डी नासरुद्दीन कुबाचा को। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। गौरी के मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हाँसी अख्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था जिसने बिहार को सबसे पहले जीता था? ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अली मर्दाना खिलजी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी औदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला बिहार दोनों को तहस नहस कर दिया था। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार के उस हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो ये जो पुस्तक है तबकात ए नासरी किसकी है? मिनहाजुद्दीन सिराज की। मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक का नाम क्या है? तबकात ए नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के तो अभी बताया है तबकात ए नासरी से, मिनहाज सिराज की जो पुस्तक है मिनहाज सिराज की, उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए ऐवाज को, ऑप्शन बी नासरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन सी अली मर्दाना को या ऑप्शन डी मलिक जानी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलिक जानी। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। बलबन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले 10 का। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अलाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। क्वेश्चन 11। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ये आप सभी को पता ही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बलबन
के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि नियामत एक खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, या ऑप्शन बी बलबन, या ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने यह कथन कहा था। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला शासक दिल्ली का कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है, क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमामिन बताया। क्या बताया? यामिन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमामिन। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां, या ऑप्शन डी अलूप खां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जफर खां, जो उसका सेनापति था, उसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? पद्मिनी जो थी रानी पद्मिनी, उनके पति का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, या ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राणा रतन सिंह, पद्मिनी के पति का नाम था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सहवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। अमीर खुसरो ने किन किन रानियों का प्रेम प्रसंग का किस किस का किया था? सुलेमान और रानी सहवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सहवा से की थी। संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रतापरुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, या ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से
बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। कहाँ किया है? एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था तथा 1307 में उसने आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन ने, क्योंकि 1306 ईस्वी में उसने नहीं भेजा था कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में खालसा भूमि अधिक विकसित हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दे रखा है इसका। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रात, पेंशनें तथा वक्फ, वक्फ क्या था? धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि जो होती थी उसे वक्फ कहते थे, मिल्क कहते थे। राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि जो थी या जो पेंशन होती थी उन्हें मिल्क कहते थे, आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। कहाँ करवाया? कुतुब मीनार के निकट में करवाया अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराब द्वार प्रवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। कितनी? 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो पूछ लेता है कि हक ए सर्व सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद लगाया था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। तो ये हक ए सर्व जो था सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया था, वो अपनी पैदावार का 1/10 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए एक दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय या ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। यानी कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था सबसे पहले किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया तो उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार लगाए गए जिन्हें रोजगार मिला। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक में होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नहरों का 5 नहरें खुदवाई थी इसने। 5 नहरें कोई कब खुदवा सकता है? जिसके पास ज़्यादा जनसंख्या हो, जनसंख्या यानी गुलाम हो। गुलाम किसके पास है सबसे ज़्यादा? फिरोज शाह तुगलक के बाद। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया। तो दीवान ए बंदगान का गठन किस लिए किया गया था? जो उनके पास दास थे, दासों की देखभाल के लिए। दासों की देखभाल के लिए कौन सा खोला गया था? दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थीं। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री जो अब्दुल रज्जाक था किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय फर्स्ट, ऑप्शन सी देवराय सेकंड, या ऑप्शन डी कृष्णराय सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, देवराय सेकंड। अब्दुल रज्जाक जो आया था वो देवराय सेकंड के टाइम में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ये अब्दुल रज्जाक जो था, अब्दुल रज्जाक जो फारसी यात्री था, राजदूत था फारसी, यह देवराय सेकंड के शासनकाल में कहाँ आया था? विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय सेकंड के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, या ऑप्शन सी क्या कहता है? तुगलक वंश, या ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है इसका सैयद वंश। करेक्ट आंसर है सैयद वंश। सैयद वंश का स्थापित हुआ था तैमूर के आक्रमण के बाद। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित किया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? किसने बसाया था आगरा? आगरा सिकंदर लोधी ने बसाया था। आप सभी जानते हैं इस चीज को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। क्या रखा गया? जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी। क्या सुनने का शौकीन था? शहनाई सुनने का, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिहर बुक्का दो भाइयों ने राजधानी हम्पी बनाई थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर सेकंड, या ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, या ऑप्शन डी देवराय सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर सेकंड ने बहमनियों से गोवा को छीना। 1337 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 407 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धिराज की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? हरिहर द्वितीय ने। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर सेकंड की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? यानी कि गोलकुंडा का जो युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन सी इस्माइल आदिल खान, या ऑप्शन डी गजपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच लड़ा गया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसने? कृष्णदेव राय ने। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविंद आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुबशाही सेना पराजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अधिशेष लगान, या ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी बंदरगाहों की आमदनी, या ऑप्शन डी मुद्रा प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भू राजस्व, जो थी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट क्या था? भूमि कर था। नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। कौन सा? भूमि कर। शिष्ट नाम का भूमि कर था विजयनगर साम्राज्य की राज्य का आय का प्रमुख कर था, जो कि बनवाई 6 था उपज का। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें यानी कि अस्थवन या अथवन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? उसकी राजधानी हम्पी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है इसका। हम्पी के खंडर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? ऑप्शन ए शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी विदेश विभाग से, ऑप्शन सी रक्षा विभाग से, या ऑप्शन डी वित्त विभाग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा विभाग। रक्षा विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज।
दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज तथा आरिज ए ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए ममालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग का स्थापना बलबन ने की थी। यानी दीवाने अर्ज जो रक्षा विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिंधुदुर्ग, ऑप्शन सी पूना या ऑप्शन डी कोल्हापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूना। शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी पूना। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो कहाँ बनाई थी राजधानी? रायगढ़। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित किया करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए रायगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गावा या ऑप्शन डी आसफ खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन जो था बहमनी राज्य का संस्थापक था। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके शासन के अंतिम दिनों में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों तथा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए मराठा भूराजस्व प्रथा, ऑप्शन बी तालुकदारी प्रथा, ऑप्शन सी कुतुबशाही प्रशासन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरंजामी प्रथा जो थी वो किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? नंबर 1 खराज, नंबर 2 खुम्स। खुम्स तो युद्ध में लड़ा गया, युद्ध में जीता जो जाता था उसे कहते थे खुम्स। युद्ध वाला जो कर जीत के लाते थे उस पर जो कर लगता था उसे खुम्स कहते थे। ऑप्शन सी उस्र या ऑप्शन चौथा है मुक्तई। तो जिसमें दूसरा नहीं है, दूसरा है जिसमें उसे तो काट दो, वो तो नहीं है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें दूसरा है, ये युद्ध वाला है खुम्स। इसमें भी खुम्स युद्ध वाला है, तो इसमें पहले और चौथे में से बचता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों है। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं। अब तो खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शस्त्र राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, या ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। यानी कि बलबन और इल्तुतमिश ने 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 50% ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक भी 50% लेते थे, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने सी को सही माना है, ओनली अलाउद्दीन खिलजी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सोहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन बी ऋषि संप्रदाय, या ऑप्शन सी क्या कहता है आपका? ऑप्शन सी कह रहा है चिश्ती संप्रदाय, या ऑप्शन डी फिरदौसी संप्रदाय, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेर शाह, या ऑप्शन डी इस्लाम शाह, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ई माना है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 कैसे करके 50, 200, 250 तथा 500 की इकाइयों में बांटा था। 4 इकाइयों में 50, 200, 250 और 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित राज्य कानून से, ऑप्शन बी मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, ऑप्शन सी टकसाल से संबंधित कानून, या ऑप्शन डी कृषि संबंधित कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाबित क्या था? राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ऑप्शन ए चांदी नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा चांदी की जगह पे जीतल। तो आपका ये गलत दे रखा है, ये चांदी नहीं होगा, ये आपका जीतल होगा। ये चांदी नहीं है, ये होगा आपका यहाँ पे जीतल। ये आपका जीतल हो जाएगा और ये तांबा रहेगा। तो ऑप्शन ए है चांदी जीतल तांबा, सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा, या ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी जीतल और तांबा। चांदी जीतल और तांबे का बना होता था टंका जो था आपका। दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था।
टांका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। कितना था? टांका एवं जीतल का अनुपात था 1:48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग स्टार्ट हुआ भारत में। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरचित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 42। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक, ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले भी पढ़ चुके हम, मिनहाज उस सिराज तबकात-ए नासिरी। तबकात-ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्ट ई ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय का जो प्रत्यक्ष वर्णन है वो किस बुक में मिलता है? वो मिलता है सिराज की पुस्तक में। सिराज की पुस्तक है जिसका नाम है तबकात-ए नासिरी। मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, या ऑप्शन सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या ऑप्शन डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का विचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से भेंट करने से मना कर दिया था? तो आपको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली दूर मस्ती, दिल्ली अभी दूर है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा है। 7 सुल्तानों का राज्य किसने देखा है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी एक्सप्लेनेशन रह गया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने मना करते हुए क्या उत्तर दिया था? मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से द्वारा आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से ऐसे मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मासा की रचना किसने की? 12 मासा की रचना, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इसामी, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, या ऑप्शन डी रस खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने
बारहमासा की रचना की है? बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत क्यों हुई थी? ऑप्शन ए, उसकी घुड़सवार सेना। ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन सी, तुगलमा पद्धति। या ऑप्शन डी, अफगानों की आपसी फूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता के कारण जीत हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई। पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में लिखी गई है तुजुक ए बाबरी। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। तो मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1532, ऑप्शन बी 1531, ऑप्शन सी 1533 या ऑप्शन डी 1536। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। कितने महीने घेरे रखा? 4 महीने। जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए शाह बेगम ने, ऑप्शन बी हाजी बेगम ने, या ऑप्शन सी मुमताज महल बेगम ने, या ऑप्शन डी नूरुन्निसा बेगम ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 में करवाया। हाजी बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। तो हुमायूं के लिए जो मकबरे का निर्माण करवाया था वो हाजी बेगम ने दिल्ली में। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया। किसने? मीरक मिर्जा गयास ने। मीरक मिर्जा गयास। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की है, सभी जानते हैं। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेश के अनुसार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। ऑप्शन ए पहले चौसा का, फिर देवरा, कन्नौज, सरहिंद, या ऑप्शन बी पहले देवरा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का, फिर चौसा, फिर सरहिंद का, या ऑप्शन सी पहले सरहिंद का युद्ध हुआ, फिर देवरा का, फिर चौसा, फिर कन्नौज का, या ऑप्शन डी पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं ये। हुमायूं ने कितने युद्ध लड़े थे? प्रमुख 4 युद्ध हैं ये। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का 1539। तो देवरा का युद्ध 1531 में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दौराहा देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया, तथा 1539 जो था चौसा का युद्ध था 1539 में शेर शाह से पराजित होना पड़ा था हुमायूं को। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर शाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया, तथा 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर शाह से पराजित होना पड़ा और बेबस होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा, तथा 1555 में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी या ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई तथा बाद में सुल्तान की उपाधि ली। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां या शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, सभी को पता है ये। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह की मृत्यु कौन से युद्ध के दौरान हुई थी? कालिंजर युद्ध 1545। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी हकीम खान, ऑप्शन डी शक्ति सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीम खान जो थे महाराणा प्रताप की सेनापति थे हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापेमार युद्ध का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? सभी को पता है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। पूछ सकता है ऐसा कौन सा शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया? वो था अकबर। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा 1562 में दास प्रथा खत्म की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म किया, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। यानी कि इसने 3 साल लगातार काम किए थे। 62 में दास प्रथा खत्म की, 63 में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया, 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह तथा सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया।
तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ऑप्शन ए 1590 ईस्वी, या ऑप्शन बी 1575 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1576 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1572। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। तो अपने को स्वतंत्र घोषित करके पटना के मुगल किले पर किसने आक्रमण किया था? दाऊद खां ने। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। तो अकबर ने किसे भेजा था? मुनीम को, दाऊद खां को पराजित करने के लिए। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। तो मुगलों का जो आधिपत्य था बिहार में, वो 1574 में था मुनीम खां की वजह से। मुनीम खां ने दाऊद खां को हराया था। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी कि 1574 में तो बिहार को जीत लिया गया था दाऊद खां से, तथा 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खां तथा हुसैन कुली खां ने दाऊद से बंगाल को भी जीत लिया। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य में बिहार और बंगाल दोनों को मिला लिया गया 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। दिसंबर 1999 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जॉन कंपनी। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का टाइम पीरियड क्या था? 1556 से 1605। तो ये 1599 में गठन किया गया था, तो अकबर के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन क्या कहता है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है इसमें। कुछ नहीं है, ये आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। तो ये आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। यानी अकबरनामा के कितने भाग हैं? 3 में से तीसरा भाग आईने अकबरी। इसमें क्या है? अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। किसका? शासन व्यवस्था का, आईने अकबरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी नूरजहां, या ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। किसने? नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावत शैली का प्रयोग किया गया। किसमें? एतमादुद्दौला का मकबरा में, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? पिरचनकारी पिट्राडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। करेक्ट आंसर यही है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी कि पितृदुरा जो है वो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने वाली कला थी। पच्चीकारी या पर्चिनकारी या पिट्राडूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राडूरा नाम का जड़ायु कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था।
किसने करवाया? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? बटाई क्या है? धार्मिक कर है, या ऑप्शन सी धन कर है, या ऑप्शन डी संपत्ति कर है, या ऑप्शन बी लगान निर्धारण का तरीका। तो बटाई क्या होता है? लगान निर्धारण का तरीका। आज आप भी देखते हो आजकल जैसे खेतों बटाई पे खेत दिए जाते हैं, खेत लिए जाते हैं, वो लगान निर्धारण का तरीका होता था मुगल काल में। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच में होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। शेरशाह सूरी ने कितनी? 3 अपनाई थी। कौन कौन सी थी? पहली थी नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत। पहले का नाम था नस्क या मुक्ताई या फिर कनकूत भी कहते थे उसे। दूसरी था नगदी अथवा जब्ती। तीसरी था गल्लाबख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी और पहली थी खेत बटाई, दूसरी लंक बटाई, तीसरी रास बटाई। आज भी यही होती हैं, खेत बटाई पे ले लेते हैं या फिर रास की बटाई पे, यानी कि जो अनाज होता है उसे बांट लेते हैं, और या लंक बटाई होती है। 3 बटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना NCERT के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था। यानी आप इसे कई नाम है इसके, जैसे निगार खाना भी कह सकते हो, या फिर तस्वीर खाना भी कह सकते हो, या फिर चित्रकारी के कारखाने भी कह सकते हो। हुमायूं के शासनकाल में बनवाए गए थे, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर में बी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्ताने अमीर हमजा। ऑप्शन ए अब्दुस्मद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली, या ऑप्शन डी अबुल हसन। तो इसका करेक्ट आंसर, इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं दे रखा है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्मद की रेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने का हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंच बाई 20 इंच आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फॉलियो के एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। तो इसमें करेक्ट आंसर नहीं है कोई भी। इसे अकबर के ग्रंथों में चित्र करवाया था, तो इसे कई लंबा टाइम पीरियड लगा था, इसलिए इसका कोई करेक्ट एक नहीं है। इसे कई उन्होंने मिलकर बनाया था, 15 वर्ष लगे थे, तो इसलिए इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 64, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थीं। और पहली क्या थी? व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरी, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। कौन था? मिस्किन, यूरोपीय शैली का चित्रकार। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। दशवंत जो था वो अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल या स्वर्णयुग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। किसके? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब। अभी पढ़ा है दशवंत का हमने, अकबर के शासनकाल में थे दशवंत और बशावन। दशवंत और बशावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत जो कहार का बेटा था। दशवंत क्या था? कहार का बेटा था।
के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय में अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विचलित हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में गिनाए हैं। तो किसमें है अकबरकालीन जो चित्रकार थे उनके नाम? आईन अकबरी में अबुल फजल ने गिनाए हैं, जो कि अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, शांवल और हरिवंश, यानी कि बहुत सारे चित्रकार हुए हैं अकबर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो अभी देखा है हमने, ऑप्शन ए जहांगीर, यानी कि चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर के काल को। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैर को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चिन्हित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनरोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल का चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर ऐसा था जो कि पेंटिंग जो भी बनी हुई है इसमें अगर मुंह किसी ने बनाया है, पैर किसी ने, हाथ किसी ने, धड़ किसी ने बनाया है, तो पहचान देख के बता देगा वो कि ये पैर किसने बनाया है, धड़ किसने बनाया है, हाथ किसने बनाया है, मुंह किसने बनाया है। तो जहांगीर देख के बता देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह या ऑप्शन डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर की उपज थी जाप्ती प्रणाली। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। किसके लिए? भू राजस्व वसूली के लिए, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल या जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, यह कथन किस्सा है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी टवर्नियर या ऑप्शन सी विलियम फिंच या ऑप्शन डी अब्दुल हामिद लाहौरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे। इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है कौन है? सुल्तान जैनुल आबदीन करेक्ट आंसर है। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों का संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने दो अस्पा और सिंह अस्पा शुरू किया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा क्या था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, यानी कि जितने भी घुड़सवार हैं, जैसे 50 घुड़सवार हैं तो घोड़े कितने होने चाहिए? 100। सिंहस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। सिंहस्पा में जैसे 50 घुड़सवार हैं तो उसमें से घोड़े कितने होंगे? 150 घोड़े होंगे। इस तरीके से दो अस्पा और सिंहस्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कंधार,
ऑप्शन सी कुंदूज, ऑप्शन डी गजनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की मेन जड़ थी वो थी कांधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी नूरजहां, या ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद में 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा। पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? लाल किला जो है दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया है। पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा, दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा। तो इसके दक्षिणी द्वार को क्या कहते हैं? दिल्ली दरवाज़ा। पश्चिमी द्वार को लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा यह संभव विश्व में अतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? ऑप्शन ए B.A. स्मिथ, ऑप्शन बी J.N. सरकार, ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव, A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत, A.L. श्रीवास्तव की पुस्तक का नाम मुगलकालीन भारत है, में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्णयुग नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। कौन कौन? J.N. सरकार और V.A. स्मिथ। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्णकाल माना है। अतः ऑप्शन सी ठीक है, A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। जिहाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दारुल हर्ब, ऑप्शन सी बी दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी होलीवार, या ऑप्शन डी जजिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ जो है औरंगजेब द्वारा चलाया गया दारुल इस्लाम है। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब कैसा था? सुन्नी मुसलमान। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में जब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से 10वें गुरु थे? इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था? सेना अधिकारी, या ऑप्शन बी विदेश विभाग का मुख्य, ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी, या ऑप्शन डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी जो था वो मुहतसिब था मुगल प्रशासन में। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था।
जनाचरण बोल दो या फिर लोक आचरण अधिकारी बोल दो। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित किया दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया। उसका नाम सौतानपुरी रखा गया। क्या नाम रखा गया? सौतानपुरी, जहां वेश्याओं को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास क्या था? ऑप्शन ए चुंगी कर यानी टोल टैक्स, या ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, या ऑप्शन सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या ऑप्शन डी बुवाई कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि था मदद ए मास मुगल प्रशासन में। मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सरयू गाल भी कहा जाता था। सयूर गाल भी कहा जाता था इसे। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। कौन करता था? सद्र। सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए, यानी दुरुपयोग नहीं होने पाए इनका। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी बहादुर शाह, या ऑप्शन डी जहांगीर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अंतिम शासक था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1739 में। और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था नादिर शाह ने। कौन से युद्ध में? करनाल युद्ध में। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? यानी कि किस मुगल बादशाह को गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, या ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय को नहीं घुसने दिया था गाजी ने दिल्ली में। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। तो दोस्तों, हमारा मध्यकालीन इतिहास यहाँ कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो भी आपका क्वेरी होती है, जो भी क्वेश्चन होता है, उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी टॉपिक आपको देखना है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो इसी प्रैक्टिस सेट की तरह से, तो आप हमें वो टॉपिक का नाम भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।